हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दाया जॉब साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से कार्य के लिए हमारा ब्रेन यानी कि हमारा माइंड रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला दिया गया है सोचने के लिए, दूसरा दिया गया है हृदय गति नियंत्रण के लिए, तीसरा शरीर के संतुलन के लिए। तो इनमें से पूछा जा रहा है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा सोचने का कार्य है वो ब्रेन करता है ना। और हृदय की जो गति होती है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वो भी हृदय करता है। शरीर का जो संतुलन होता है वो भी कौन बनाए रखता है? आपका ब्रेन ही बनाए रखता है। तो आपके ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी थी वो कब स्टार्ट की गई थी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो विश्व पर्यावरण सुविधा है, इसका जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था, इसकी बात करते हैं। तो ये किया गया था अक्टूबर 1991 में। कब किया गया था? अक्टूबर 1991 में। और कितने देशों में लागू हुआ था ये, यानी कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो बात करते हैं 183 की, यानी कि ऐसी 183 कंट्रीज थी जिनमें ये सुविधा प्रारंभ हुई थी। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा यहां से ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एनर्जी ऑफ द सन इज जेनरेटेड, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है ना, तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके कारण सूर्य में ऊर्जा होती है? देखिए, अगर नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं तो नाभिकीय विखंडन से आपका जो बनता है ये बनता है परमाणु बम। यानी कि जो परमाणु बम होता है वो किससे बनता है? इसी प्रक्रिया से बनता है। कौन सी प्रक्रिया से? अगर परमाणु बम की बात करते हैं तो परमाणु बम बनता है नाभिकीय विखंडन से। अगर नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन से जो बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बम। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बम। यानी कि हाइड्रोजन बम जो बनता है वो किससे बनता है आपका? वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से बनता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, मतलब फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? यानी कि बड़ा परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब टूट जाना, फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना। तो जो आपका सूर्य होता है, सूर्य में जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन जाएगा यहां से सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वेयर इज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड। जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो कहां पर स्थित है? तो जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ये कहां पर स्थित है? ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यहां से जो आंसर जाएगा आपका, आंसर जाएगा ए के साथ। जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? ऑप्शन ए। सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? सारे के सारे राज्य भारत के दिए गए हैं, अरुणाचल में, अरुणाचल में, असम में, मेघालय में और सिक्किम में। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर नाथुला दर्रा है। इसकी पहले नाथुले दर्रे की बात करते हैं।
तो ये कहाँ पर है? ये भारत चीन सीमा पर है। कहाँ पर है? जो भारत और चीन की सीमा है, कौन सी सीमा? भारत और चीन सीमा पर है। भारत चीन सीमा पर स्थित है हमारा नाथुला दर्रा। अगर नाथुला दर्रे की बात करते हैं तो भारत और चीन सीमा में होने वाले जो व्यापारिक मार्ग हैं उनमें से एक है। यानी कि जो व्यापार होता है भारत और चीन का, जिस मार्ग के द्वारा, जिस रास्ते के द्वारा, उनमें से एक नाथुला दर्रा भी है। जो 1962 में यानी कि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद, मतलब तब बंद हो गया होगा ये, उसके बाद सीधा इसको कब खोला गया था? इसको खोला गया था 2006 में। कब खोला गया था? 2006 में खोला गया था। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद इसको कब खोला गया था? 2006 में। पूछा जाए युद्ध कब हुआ था तो 1962 में युद्ध हुआ था। नाथुला दर्रा है कहाँ, कौन से राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सिक्किम के साथ। यानी कि नाथुला दर्रा आपका कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? जो वायु शक्ति होता है यानी कि विंड पावर होती है, में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यानी कि कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किसमें मतलब जो विंड पावर होती है, विंड पावर, उसमें कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन कौन सी ऊर्जा में होता है? यानी कि ये तो बता दिया कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, लेकिन होती कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है? तो इसमें क्या होता है? जो वायु की गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि वायु में गति होती है ना, तो गति के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है? वो बदल जाती है आपकी विद्युत ऊर्जा में। यही पूछा जा रहा है कि कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किसमें? जो वायु शक्ति होती है यानी कि विंड पावर होती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी चेंज होती है? ये होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी, वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो रमन इफेक्ट होता है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। यानी कि आर पार जाती हैं, संबंध है ना? तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, दो तीन बातें यहां से ध्यान रखेंगे। जो रमन है, रमन प्रभाव क्या है? यानी कि जो सीवी रमन थे, सीवी रमन जिनकी हम बात कर रहे हैं, कौन थे? सीवी रमन थे। अगर हम सीवी रमन की बात करते हैं तो जो सीवी रमन थे वो एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार जिनको सबसे पहले मिला था, है ना? यानी कि ऐसे भारतीय जिनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे? सीवी रमन थे। किसके लिए मिला था उन्हें? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला था। किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। कई सारे क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाते हैं आपके। और इसी को क्या बोला जाता था? प्रकाश के प्रकीर्णन को ही रमन इफेक्ट। तो रमन का जो सीधा संबंध है, वो रमन प्रभाव का जो सीधा संबंध है वो उन किरणों से है जो प्रिज्मों के आर पार जाती हैं। तो ऑप्शन जाएगा यहां से बी। यानी कि जो हम रमन इफेक्ट पढ़ते हैं, रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है, यानी कि ऐसी स्टडी है जो प्रिज्मों के आर पार जाने वाले प्रकाश को अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन 8 में पूछा जा रहा है कि जो हर्पेटोलॉजी होती है वो किसका अध्ययन है? हर्पेटोलॉजी की बात करते हैं तो हर्पेटोलॉजी में पूछा जा रहा है कि हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? पहला है रेप्टाइल्स का है, दूसरा एम्फीबियंस का है, तीसरा रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस दोनों का है, और चौथा ऑप्शन है बर्ड्स का है।
तो ये जो वर्ल्ड की स्टडी होती है इसे क्या बोलते हैं? अगर वर्ल्ड की स्टडी कहीं आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी इसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। जो आपका हर्पेटोलॉजी है वो किसको बोला जाता है? वो आपका रेप्टाइल्स की भी स्टडी होती है और एम्फीबियंस की भी होती है। और जब दोनों की स्टडी होती है, दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, सी ऑप्शन आपको ऐसा दिया हुआ है जिसमें दोनों के दोनों ऑप्शन हैं। तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहां से वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो मोस्टली वजन होता है वो किससे होता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अस्थि यानी कि बोन्स। बोन्स में क्या देखने के लिए मिलता है आपको? बोन्स में सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलता है? कैल्शियम आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बॉडी ऑर्गन की बात करते हैं, यानी कि जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गए, क्या इनसे भार मिलता है? नहीं, इनसे भी भार नहीं मिलता। और किससे मिलता है? स्किन और मसल्स से मिलता है, स्किन मसल्स और ऑर्गन से। तो अगर वाटर की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो होता है वो 70% क्या होता है? 70% के करीब क्या होता है? वाटर होता है। लगभग 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है। तो इसका मतलब जो अधिकतर भार होगा हमारी बॉडी का वो किसके साथ जाएगा? वो वाटर के साथ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ से? सही डी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या होता है? वाटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसमें एक चक्र होता है और वो चक्र किसका प्रतीक है ये कहा जा रहा है। आपने देखा होगा जो हमारा तिरंगा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। तो हमारे तिरंगे में बीच में एक चक्र होता है, वो किसका प्रतीक है? तो सबसे पहले तो हम क्या ध्यान रखें, तिरंगे के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तिरंगे के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिरंगे में कितने कलर होते हैं? तो तिरंगे में जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। ठीक है, अगर चक्र सहित पूछेगा तो फिर कितने होते हैं? 4। अगर तिरंगे में कलर पूछा जाए तो जो तिरंगा होता है हमारा, उसमें सबसे ऊपर जो कलर होता है वो कौन सा होता है? केसरिया। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? सबसे ऊपर कलर होता है केसरिया। केसरिया के बाद कौन सा होता है? सफेद। और नीचे सबसे कौन सा कलर होता है, यानी कि रंग, वो होता है हरा। अब यहां से अगर केसरिया को पूछा जाए कि केसरिया किसका प्रतीक है, तो केसरिया प्रतीक है वीरता का। किसका प्रतीक है? वीरता का और शौर्य का। अगर पूछा जाए सफेद, सफेद काहे का है? सफेद किस चीज का प्रतीक है? तो सफेद जो है वो काहे का प्रतीक है? वो प्रतीक है शांति का। शांति का बोल सकते हैं, पवित्रता का बोल सकते हैं, त्याग भावना का बोल सकते हैं, यानी कि त्याग का। अगर हरे की बात करते हैं तो हरा काहे का है? ये संपन्नता का है। किसका प्रतीक है? संपन्नता का या हरियाली का। किसका बोल सकते हैं? हरियाली का भी इसको बोल सकते हैं कि ये हरियाली का भी प्रतीक है। तो 3 क्वेश्चन तो ये बन गए आपके यहां से कि केसरिया काहे का प्रतीक है? वीरता का या शौर्य का। वीरता का और शौर्य का। सफेद काहे का है? शांति का, पवित्रता का और भावना का। हरे की बात करते हैं संपन्नता या हरियाली का प्रतीक है। एक क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो ये बनता है कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का, वो क्या होता है? तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, काहे का? लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 3:2। अगर पूछा जाए इसमें जो अशोक चक्र है, जिसे अशोक चक्र बोला जाता है, यानी कि चक्र है, इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो अगर चक्र में तिल्लियों की बात आ जाए तो तिल्लियां आप लगा के आएंगे 24। कितनी होती हैं इसमें तिल्लियां? तिल्लियां होती हैं इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें जो चक्र है, चक्र कहां से लिया गया है, तो ये चक्र लिया गया है जो मौर्य सम्राट थे अशोक, है ना, उनके द्वारा
सारनाथ में स्थित एक सिंह स्तंभ था, तो वहां से लिया गया है। इसको कहां से लिया गया है? सारनाथ में स्थित यानी कि स्थापित जो सिंह स्तंभ था वहां से लिया गया है। और किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी मौर्य सम्राट अशोक ने। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था जो चक्र होता है, चक्र में चक्र काय का प्रतीक होता है? तो चक्र की अगर बात करते हैं तो चक्र आपका होता है न्याय का। किसका होता है? जस्टिस का, न्याय का और गतिशीलता का। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रोज साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और ये आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।